जय हिंद, नमस्कार। लर्न टू हिंदी के सभी दोस्तों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है, आशा है आप लोग खुश मस्त एकदम गर्मी का आनंद ले रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम आपको बता दें, इसके पहले जो बीपीएससी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं जीएस के, उसका बुलेट पॉइंट के रूप में हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर चुके हैं। आप चैनल में प्ले लिस्ट देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज है। और हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट 1000 प्रश्नों की श्रृंखला चली है, जो नीचे 5 पार्टों में डिवाइड है, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही टॉपिक वाइज जो काव्य शास्त्र हो गया, हिंदी सम्मेलन हो गया, और बहुत से जो टॉपिक हैं हिंदी से संबंधित, उन सबको हम देखे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, बिहार के प्रमुख साहित्यकार हो गए, और इतिहास, साहित्य इतिहास लेखन की जो विधियाँ हैं, और नामकरण है, नामकरण के साथ साथ काल विभाजन है, इन सब की वीडियो हम प्रॉपर टॉपिक वाइज अपने इस चैनल पर डाल दिए हैं। तो अगर पहली बार आए हैं तो आप उसको देखिए और अपना आनंद लीजिए, और हो सके तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो, नहीं तो रहने दीजिए, आप देखिए। तो चलिए हम इसी सब के साथ शुरुआत करते हैं। तो ये अभी जो है हमारा अभ्यास सेट 2 है, अभ्यास सेट 1 हम कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं हम। इसमें पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो हम सीधे उत्तर बताएंगे। आप लोग ऑप्शन देख रहे हैं, मंझन, कुतुबन, जायसी। तो इसमें से जो है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि कुतुबन को माना है। किसको माने हैं? तो कुतुबन को माने हैं। तो देखते हैं मंझन जो है, मंझन मधुमालती, और जायसी जो है उनकी रचना है, क्या नाम उनका, जायसी की रचना पद्मावती है, और मंझन की मधुमालती है। आगे देखते हैं, दूसरे नंबर का प्रश्न है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्र, माता प्रसाद पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पद्मावत को समासोक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक हैं? तो सुजान कुमार जो है हंस जवाहिर के हैं। इस प्रश्न को फिर से देखते हैं, सुजान कुमार किस, ऐसे देखते हैं इसको, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक है? तो चित्रावली के सुजान कुमार नायक हैं। और हम देखते हैं तो मधुमालती अभी ऊपर ही भी देख चुके हैं। तो मधुमालती जो है मंझन की रचना है, और हंस जवाहिर जो है कासिम शाह के हैं। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, बलि का सपूत, कपिकुल पुरहूत, रघुवीर जी को दूत, भरी रूप विकराल को उपयुक्त पंथी के रचनाकार कौन है? तो इसमें हम देखते हैं मतीराम, केशवदास, सेनापति। तो जो ये पंक्तियां हैं ये सेनापति की हैं, और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और सेनापति की ही केशवदास को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और इनकी एक रचना महत्वपूर्ण है जिसे रामचंद्रिका के नाम से जाना जाता है। आइए आगे देखते हैं, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में,
प्रस्तुत पंक्तियों में से किस कवि की है, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ए देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत, बी देखते हैं या खा देखते हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बाद देखते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें ये जो पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जान लीजिए, ये जो है मुक्त छंद के प्रयोग करता है और जूही की कली में इसका प्रयोग किए हैं। और रबर छंद और केचुआ छंद कभी पूछे तो उसके भी प्रयोग करता यही हैं। नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग, तो नेपथ्य राग देखते हैं मीराकांत का, कुसुम कुमार का, त्रिपुरारी शर्मा का। तो नेपथ्य राग जो है मीराकांत का नावल है, नाटक है। नेपथ्य राग मीराकांत का नाटक है। त्रिपुरारी शर्मा की देखते हैं तो इनकी एक काठ की गाड़ी, त्रिपुरारी शर्मा की जो है काठ की गाड़ी, काठ की गाड़ी जो है त्रिपुरारी शर्मा की एक प्रसिद्ध रचना है जो 1986 में प्रकाशित हुई है। तो इस तरीके से इसको देख लिया। आगे हम देखते हैं डॉक्टर गोपाल राम के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ए देखते हैं राधाचरण गोस्वामी, बी देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। तो देखते हैं बुधुआ की बेटी, ये पांडे बेचन उग्र शर्मा का है। दिल्ली के दलाल ये भी है। चंद हसीनों के खतूत ये भी है। तो इसमें से घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों उपन्यास उन्हीं का है। ये देखते हैं आगे 9 नंबर का प्रश्न है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? का देखते हैं 7 नदियाँ एक समुंदर, धूप छाही रंग, चक्रव्यूह। तो ये जो है इसमें सही हो जाएगा 7 नदियाँ एक समुंदर। इसमें जो है इस्लामी क्रांति का चित्रण हुआ है और इसकी जो लेखिका हैं वो नासिरा शर्मा है। नासिरा शर्मा को आप लोग जानते होंगे, इनको भारत में बैन किया गया था, बांग्लादेश विभाजन और ऐसे ये बड़े बड़े मुद्दों पर लिखती रहती हैं। तो इनको बांग्लादेश से इनको निकाल दिया था, तो भारत में इनको रखा गया था, भारत में रह रही थी। इनकी एक पुस्तक है लज्जा, जो बांग्लादेश 1971 में भारत बांग्लादेश मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी एक पुस्तक थी। उसी के कारण इनको बांग्लादेश से निकाल दिया गया है, देश में बैन कर दिया गया है। आगे देखते हैं निम्न में कौन असंगत है? निम्न में कौन असंगत है? तो पहला देखते हैं भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी, खा है सेठ बांकेलाल अमृतलाल नागर, ग तेरी मेरी उसकी बात यशपाल, घ उपयुक्त में से एक से अधिक, ड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सभी संगत हैं, ये सभी सही हैं। भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है, श्रद्धाराम फिल्लौरी। सेठ बांकेलाल अमृतलाल नागर की है। तेरी मेरी उसकी बात यशपाल की है। तो इसमें अड़ा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी संगत हैं। इसमें देखते हैं चॉकलेट। तो जो चॉकलेट है ये पांडे बेचन शर्मा की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। तो इसमें से का ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सूचिता का संबंध किस उपन्यास से है? सूचिता का संबंध किस उपन्यास से है? देखते हैं क राग दरबारी से, इससे नहीं है। ख शेखर एक जीवनी, ग बाणभट्ट की आत्मकथा। तो सूचिता का संबंध जो है बाणभट्ट की आत्मकथा से है, और बाणभट्ट की आत्मकथा जो है हजारी प्रसाद का मतलब काव्य है या लेख। इसके रचनाकार जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। निम्न में कौन असंगत है? तो देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। कथा सतीसार चंद्रकांता की, ये सही है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय की है, ये भी सही है।
आधा गांव राही मासूम रजा की है, ये भी सही है। तो इसमें से पूछा था कौन सा असंगत है, इसमें सभी संगत हैं, कोई असंगत नहीं, तो ऑप्शन अड़ा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। शेखर एक जीवनी उपन्यास का स्त्री पात्र है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र हैं, तो देखते हैं शशि, शरद और सरस्वती। तो ये तीनों पात्र जो है शेखर एक जीवनी की स्त्री पात्र हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है। तमस ये भी है, झूठा सच ये भी है, आधा गांव ये भी है। तो ये तीनों उपन्यास जो है भारत विभाजन पर आधारित हैं। और कमलेश्वर का है कितने पाकिस्तान, लौटते हुए मुसाफिर, तो ये सब जो है भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम का है, तो ये भी जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन पर है। झूठा सच 2 भाग में जो है प्रकाशित होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें से भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा अधूरा उपन्यास है। इनमें से कौन सा अधूरा उपन्यास है, तो इरावती ये भी अधूरा है। मंगलसूत्र ये भी अधूरा है। ग चोटी की पकड़ ये भी अधूरा है। तो इसमें से घ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम किसका है। ये है जयशंकर प्रसाद का। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र है मुंशी प्रेमचंद का। चोटी की पकड़ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो आगे देखते हैं इसके बाद, महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो ग्लोबल गांव का देवता ये नहीं है। गुनाह बेगुनाह और मुन्नी मोबाइल, तो इसमें से जो है महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। इसकी जो लेखिका हैं मैत्रेयी पुष्पा हैं। और ग्लोब गांव के देवता में जो है असुर समुदाय का वर्णन हुआ है। तो आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। मित्रों मरजानी, कठगुलाब, चाक। तो निम्नलिखित में से उपन्यास को स्त्री लेखन का जो प्रस्थान बिंदु माना जाता है वो मित्रों मरजानी को माना जाता है। और देखो उसके पहले हम देखे थे काठ की गाड़ी, वो त्रिपुरारी शर्मा का था। तो यहाँ है कठगुलाब की जो लेखिका है वो मृदुला गर्ग हैं। और चाक जो है, चाक भी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है। तो लक्ष्मा देखते हैं किस कहानी का पात्र है। पुरस्कार इसका नहीं है, परिंदे इसका नहीं, कोसी का घटवार इसके हैं। लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार का जो है पात्र है। और इसकी रचना जो है इसके लेखक जो है शेखर जोशी हैं, कोसी का घटवार। चंपादीप, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। चंपादीप किस कहानी में आया है। तो निम्नलिखित में से किस कहानी में चंपादीप का वर्णन आया है, चंपादीप आया है। आकाशदीप, पिता, गैंग्रीन। तो चंपादीप जो है आकाशदीप में आया है। आप लोग कमेंट करेंगे आकाशदीप किसकी कहानी है। निम्न में कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। निम्न में से कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। तो इसको आप लोग वैसे जानते हैं, ये माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम प्रश्न देख रहे थे, निम्न में से कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था। तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी आपको नीचे बता दिए हैं। तो आगे देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है, हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो हिंदी काव्य में मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं क रामेश्वर शुक्ल अंचल, ख हरिवंश राय बच्चन, ग जानकी वल्लभ शास्त्री। तो आप लोग जानते ही हैं नकेनवाद, इसे मानसलवाद को ही नकेनवाद कहा जाता है। नकेनवाद में 3 लोग का नाम आता है, तो उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो मानसलवाद का प्रवर्तक जो है रामेश्वर शुक्ल अंचल को माना जाता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। दुख ही की जीवन की कथा रही, अब क्या कहूँ जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्ति किसकी है। क देखते हैं प्रसाद है, ख पंत, ग निराला। तो ये जो है निराला की पंक्तियाँ हैं। इनकी बेटी थी सरोज
और उसकी मृत्यु के बाद उसके शोक में लिखी गई इनकी प्रथम, जिसे हिंदी का या निराला का शायद पूरे हिंदी का प्रथम शोक गीत भी माना जाता है, सरोज स्मृति, तो उसी की पंक्तियाँ हैं ये निराला की। इसका प्रकाशन कहीं कहीं 1935 है तो कहीं कहीं 1936 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सरोज की स्मृति एनसीईआरटी के सिलेबस में भी लगी है हम लोग के, तो पढ़ना जरूरी हो जाएगा। हिंदी काव्य में छायावाद यह युग है। इसको देखते हैं, आगे का प्रश्न है। हिंदी काव्य में छायावाद युग है, वहीं हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वहीं उपन्यास में कहानियों के संदर्भ में युग है प्रेमचंद का। इसमें प्रेमचंद उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर का। जयशंकर प्रसाद की कला काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो जयशंकर प्रसाद की कला काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो क है आंसू लहर झरना कानन कुसुम, ख है झरना आंसू लहर कानन कुसुम, ग है कानन कुसुम झरना आंसू लहर। तो इसमें से देखते हैं हम, कानन का प्रकाशन हुआ था 1913 में और कुसुम का जो है 1918 में, तो इसमें का ऑप्शन सही हो जाएगा, दो ही से। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। सुमित्रानंदन पंत ने पंत के किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत के किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं गुंजन, पल्लव, युगांत। तो छायावाद का मैनिफेस्टो जो है पल्लव को कहा जाता है या पल्लव को माना जाता है, और कहीं कहीं मिलता है युगांत से ही छायावाद का अंत माना जाता है, युगांत। आगे देखते हैं। 1943 में तार सप्तक का संपादन किसने किया। 1943 में तार सप्तक का संपादन किसने किया। तो मुक्तिबोध, ख नागार्जुन, अज्ञेय, ग नागार्जुन। तो 1943 से नई कविता का शुरुआत मानी जाती है, और जो है हीरानंद सच्चिदानंद वत्सन अज्ञेय ने एक तार सप्तक मतलब 7 कवियों की एक लिस्ट निकालना शुरू की थी, जिसका 4 तार सप्तक हुए हैं। और प्रथम तार सप्तक को, प्रथम नहीं सिर्फ तार सप्तक कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है अज्ञेय ने की थी, और इसे जो है राहु का अन्वेषी नाम दिया गया था, और नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे बैठे ठाले का धंधा भी कहा था। तो इसके बारे में इतना जान लीजिए तार सप्तक के बारे में। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज, यह किसका कथन है। कवि मुक्तिबोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है, यह किसका कथन है। क नामवर सिंह, ख रामविलास शर्मा, ग नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये जो है किसका कथन है, ये नामवर सिंह का कथन है। आगे देखते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है। अज्ञेय, मुक्तिबोध और धूमिल। तो यह कथन आप लोग जानते हैं, अभी ऊपर देखें नई कविता के बारे में, तो कवितावादी जो है अज्ञेय का कथन है। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था, का देखते हैं। जगदीश चतुर्वेदी, ख लक्ष्मीकांत वर्मा, ग विश्वंभर नाथ उपाध्याय। तो इसमें जो है सही हो जाएगा विश्वंभर नाथ उपाध्याय। तो समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात विश्वंभर नाथ उपाध्याय ने किया था। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हर आदमी मेरे लिए एक जोड़ी जूता है। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं। का धूमिल, ख त्रिलोचन, ग मुक्तिबोध। तो ये जो पंक्तियां हैं सुदामा पांडे धूमिल की है, कुमार या सुदामा पांडे धूमिल की है। इनकी एक काव्य कृति है मोचीराम। तो मोचीराम, वो मोची का भाव जो है वही दिखा रहा है कि उनके लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता हो, तो चाहे तो माइयस हो चाहे चंपरासी हो, उनके लिए आप एक जोड़ी जूता ही हैं। उनको अपना पालिश करना और उनसे नहीं मतलब है। आगे देखते हैं। राम कुमार वर्मा का एकांकी है। राम कुमार वर्मा की एकांकी है कवि। तो राम कुमार वर्मा की एकांकी देखते हैं। रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें,
औरंगजेब की आखिरी रात। तो ये तीनों एकांकी जो है राम कुमार वर्मा की है। तो उपयुक्त में से घ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इसमें से सही हो जाएगा 33 में। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा के कवि हैं। इनमें असंगत हैं, इनमें असंगत हैं करबला, प्रेमचंद, अंजो दीदी उपेंद्रनाथ अस्क, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। तो इसमें से असंगत पूछा है, तो इसमें से सभी जो है संगत है। तो इसमें से अड़ा ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है। महाभोज, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित जो एक उपन्यास है वो आपका बंटी है, जिसका जो है जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। आपका बंटी, इसमें एक बंटी रहता है, उसकी माता का देहांत हो जाता है, तो उसकी जो है उसकी माता का देहांत हो जाता है, तो पिताजी उसकी दूसरी शादी करते हैं। तो उसी का कैसे उसके मानसिकता पर या उसकी कैसी मानसिकता बनती है उसी का प्रभाव इसमें देखा जा सकता है। तो आगे देखते हैं समानांतर या समांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तक। तो समांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक हैं क धर्मवीर भारती, ख कमलेश्वर, ग राजेंद्र प्रसाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। समांतर कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं कमलेश्वर हैं। आगे देखते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इसमें से देख लेते हैं। क सदासुखलाल, ख सदल मिश्र, ग लल्लूलाल, ग उपयुक्त में से एक से अधिक। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर कोई रचना दी जा रही है तो एक से अधिक नहीं होगा, वही 1 इंच मुस्कान छोड़ दो। अगर जैसे उसमें से 2 रहता है, एक राजेंद्र प्रसाद है और उनकी पत्नी जो है मन्नू भंडारी मिल के लिखी हैं 1 इंच मुस्कान को। और ये सी वाला ऑप्शन तो रचना वाले में बहुत मुश्किल रहता है। तो इसमें से जो है रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है, तो इसमें से अड़ा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर का प्रश्न है, 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? तो मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियाँ। तो जो है प्रेमचंद की कहानियों को जो संकलित किया गया है मानसरोवर में किया गया, 8 भागों में किया गया। तो इसका ऑप्शन का सही हो जाएगा। और इनकी जो अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई प्रति थी सोजे वतन थी। आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनमें से असंगत है? यही सच है मन्नू भंडारी की है। इसी पे एक मूवी बनी थी। मूवी का नाम है रजनीगंधा, जो पटना यूनिवर्सिटी और कोलकाता कानपुर में एक महिला की कथा है, या प्रेम कहानी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। यही सच है, यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। तो यही सच मन्नू भंडारी की, ये सही है। रोज अज्ञे की है। रोज जो है गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी शायद। वापसी उषा प्रियमदा, ये भी सही है। तो घ उपयुक्त में से एक से अधिक, अड़ा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से असंगत पूछा है, तो इसमें से अड़ा ऑप्शन हो जाए क्योंकि सभी संगत है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। नंद दुलारे वाजपेयी, ख रामविलास शर्मा, ग विजय देवनारायण शाही। तो ये जो है विजय देवनारायण शाही की है, लघु मानव के बहाने हिंदी पर एक बहस। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य, ये तो नहीं है, कर्तृवाच्य नहीं होगा। कर्मवाच्य, ये क्योंकि बैठ नहीं रहा, ऐसा बैठा नहीं जाता, भाववाच्य है। इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाच्य है। आगे देखते हैं, व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं? व्यवहार की दृष्टि से। वैसे विशेषण के बहुत सारे विशेषण होते हैं, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण में लगभग 12 से 15 टाइप के विशेषण आते हैं। तो व्यवहार की दृष्टि से अगर मुख्य रूप से देखें तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। इसमें से हम देखें तो
संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। आगे देखते हैं 43 नंबर का प्रश्न है। 43 नंबर प्रश्न में जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? नीचा, गहरा, पहाड़, उपयुक्त में से एक से अधिक, अड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से बहुत सारा घ ऑप्शन को सतर्क होकर देखना है। तो जो गहरा और नीचा है ये विशेषण है, और जो पहाड़ है ये जातिवाचक संज्ञा है। इसमें से ग ऑप्शन सही हो जाएगा, पहाड़ जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसमें देखते हैं आगे, निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी है? विकारी, अविकारी का अर्थ होता है जिसमें विकार उत्पन्न किया जा सके या परिवर्तन हो सके। तो देखते हैं अविकारी कौन है। साधु, ये अविकारी है, मतलब ये विकारी शब्द है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। सुख का सुखी हो सकता है, लेकिन वाह जो है अविकारी शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, चाहे लिंग, स्थान, वचन, काल किसी भी के साथ प्रयोग कीजिए, वाह जो है वाह ही रहेगा, चाहे फिर भूत, भविष्य, वर्तमान किसी में कीजिए। तो इसका ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न है, वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अपव्यय है। वह ऊपर नीचे जाता रहता है में वाक्य में अपव्यय है। वह नहीं, ये नहीं, रहता है, ये नहीं, ग, तो ये जो है अपव्यय है, ऊपर नीचे जाता रहता है में, इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा, ये अपव्यय है। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। तो बिहारी लैंग्वेज लग रही है, खड़ी हिंदी लगी नहीं। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। वाक्य में रेखांकित पदबंध कौन सा है? संज्ञा पदबंध, ये तो नहीं है। क्रिया पदबंध, ये भी नहीं है। क्रिया विशेषण पदबंध है, इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना, तो रेखांकित शब्द जो है क्रिया विशेषण पदबंध है। इसमें आगे देखते हैं, मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है? तो कर्म कारक नहीं, ख, करण कारक, ग, अधिकरण कारक। तो मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, टेलीफोन पर बात करूंगा, तो जो पर होता है अधिकरण कारक होता है, और करण कारक होता है। अगर से होता तो या पर होता, मतलब उस पर डिपेंड होता। तो आगे देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7। तो कारक के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं, उसको हम देखेंगे आगे। आगे देखते हैं, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, अरे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभयलिंग। तो दही जो है लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग है। दही, पानी, ये भी पुल्लिंग होता है। आगे देखते हैं, संलग्न का संधि विच्छेद होगा। तो संलग्न का संधन लगन, ये तो नहीं होगा। समधन अलगन, ये भी नहीं होगा। ग इसमें से सही हो जाएगा, समधन लगन, संलग्न का हो जाएगा, क्योंकि हलंत जो है ये माम में चला जाएगा। अत्यंत में कौन सा स्वर संधि है? तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, बहुत आसान है। तो वैसे हम एक बार फिर से रिवीजन कर दें तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और अयादि संधि, गुण संधि, स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। इसमें से देखते हैं, उसे 4 ही याद आ रही, पता नहीं क्यों 5वें नहीं आ रहे। तो अत्यंत में कौन सा स्वर संधि है? तो देखते हैं, क, गुण, ख, वृद्धि, ग, यड़। तो इसका आप लोग ट्रिक जानते होंगे। य, व, र, ला से पहले अगर कोई अल्प प्राण आता है या अल्प शब्द आता है तो उसमें यण संधि होती है। तो इसमें से ग ऑप्शन सही हो जाएगा, यण स्वर संधि है, इसमें ग ऑप्शन सही हो जाएगा। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तो देखते हैं इसमें से,
तत्पुरुष समास होगा नहीं, क्योंकि तत्पुरुष जो है कार्य कारण में संबंध दिखाता है। ये कर्मधारय और बहुब्रीहि भी नहीं होगा तो कर्मधारय हो जाएगा इसमें से। अगर कर्मधारय नहीं रहता तो बहुब्रीहि लगा सकते थे हम। धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है। आ उपसर्ग से बना सही शब्द है, तो आ उपसर्ग से बना सही शब्द है तो का देखते हैं, अनुमान, अतिथि, आगमन। तो का उपसर्ग से बना सही शब्द जो है अतिथि है, क्योंकि इसमें अनु लगा है, मान हो जाएगा। और छोटा पूछा है तो इसमें छोटा है। अगर आ उपसर्ग होता, बड़ा आ का उपसर्ग होता तो इसमें ये होता गा ऑप्शन। तो इसमें से आप लोग देख रहे हैं, अगर अनु उपसर्ग लगा होता तो अनुमान हो जाता, बड़ा आ का उपसर्ग जो होता है आ उपसर्ग तो आगमन हो जाता है। इसमें छोटा है तो अतिथि हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्न में से किस शब्द रूप में साधक प्रत्यय है। निम्न में से किस शब्द रूप में साधक प्रत्यय है। का बचपन, ख लड़के, ग मातृत्व। तो इसमें से साधक रूप प्रत्यय जो है ख लड़के में है, इसमें से ख ऑप्शन सही हो जाएगा। व्युत्पत्ति की रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं। व्युत्पत्ति की रचना के आधार पर शब्द भेद हैं। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। आइए देखते हैं। का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, देख लेते हैं। ऐसे है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ 3 प्रकार के होते हैं। तो बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो जलद, नीरद, मेघ, अड़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ड, घ, अड़ा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बादल के सभी पर्यायवाची है, तो इसमें से अड़ा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेमोरेंडम। अब मेमोरेंडम शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। तो मेमोरेंडम दिया जाता है, एक मेमोरेंडम होता है जिसको लोग बताते हैं। तो ये प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ज्ञापन होता है मेमोरेंडम, और प्रबंधक होता है मैनेजर। या प्रबंधक लिखा है तो इसमें मैनेजर हो जाएगा, प्रबंधन होता तो मैनेजमेंट हो जाता। तो आगे देखते हैं। 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। आगे देखते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। चोट लगना, ये नहीं होगा। मुसीबत में पड़ना, ये भी नहीं होगा। बुद्धि का भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना हो जाएगा। उन्मूलन शब्द का विलोम शब्द है। उन्मूलन मतलब जैसे होता है कि किसी चीज़ को समाप्त करना या उन्मूलन कर देना। जैसे घास है, वहाँ से उन्मूलन कर दिए, तो इसका विलोम जो हो जाएगा रोपण हो जाएगा, मतलब फिर से घास लगा दो। रोपण मतलब लगाना हो जाएगा, उन्मूलन मतलब ख़त्म करना हो जाएगा। तो इसका जो विलोम शब्द है रोपण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। का लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये तो नहीं है, ये तो सरल वाक्य है। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये भी नहीं है। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, तो ये जो है संयुक्त वाक्य उदाहरण है। तो इसमें से ग ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कवयित्री, कवियित्री, कवियात्री, कवियित्री। तो इसमें से ग ऑप्शन सही हो जाएगा। कवियित्री का सही शब्द कवियित्री होगा। मनोविकार, मनोविकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोविकार का संधि विच्छेद देखते हैं, इसमें होगा का मनाविकार, ये तो होगा नहीं। मनः धन अविकार, ये भी नहीं होगा, तो मनः धन विकार होगा। इसमें जो है ओ की मात्रा को हलंत, उसमें जो है हलंत में चला गया है, और इसमें विसर्ग, हाँ विसर्ग संधि है।
आगे देखते हैं 64 नंबर का प्रश्न है, निम्न में कौन सा असंगत है? अपमान का विलोम जो है सम्मान होता है, ये भी ठीक है। अनाथ का सनाथ होता है, ये भी ठीक है। आगामी का मतलब आने वाला, विगत मतलब बीता हुआ, तो ये तीनों संगत हैं। तो उपयुक्त में से अड़ा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं जो असंगत है। 65 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं, अग्नि निम्न में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द पावक भी है, अनल भी है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द और कृषाणु भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएगा, घ ऑप्शन। तो आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है, भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया? प्रतिष्ठित नहीं, प्रतिष्ठापित किया है। तो भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया है? तो क भरत मुनि, ख अभिनव गुप्त, ग रूप गोस्वामी। तो इसमें से सही हो जाएगा ग ऑप्शन, रूप गोस्वामी। जो रस सूत्र की उत्पत्ति करता है, प्रवर्तक माने जाते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि ने 8 रसों को मान्यता दी है और तुलसीदास ने 11, और जो 11वां उन्होंने 9वां रस माना है वो वात्सल्य माना है, 10वां शायद भक्ति माना है, 11वां ऐसे कुछ माना है। आगे देखते हैं 67 नंबर का प्रश्न है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोग द्रास निष्पत्ति किसका रस सूत्र है? विभावानुभावचारी संयोग दस निष्पत्ति किसका रस सूत्र है? तो 67 नंबर का प्रश्न देखते हैं, गा ऑप्शन सही हो जाएगा, भरत मुनि का है। अभी ऊपर बताए हैं, भरत मुनि सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, चरुचंद्र चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चरुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में उक्त पद में कौन सा अलंकार है? चरुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में उक्त पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें से देखते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार। तो इसमें से अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, काव्यालंकार नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो अभी ऊपर आप देख चुके हैं, अलंकार का जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखते हैं, का वामन, ख भरत मुनि। भरत मुनि रस सूत्र के जो है वो हैं प्रवर्तक हैं, तो ये तो होंगे नहीं। भामह जो है काव्यालंकार नामक ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं। और ध्वनि संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो आनंदवर्धन को माना जाता है, और उनका जो ग्रंथ है ध्वन्यालोक है। रामायण में कौन सा प्रत्यय है? रामायण में कौन सा प्रत्यय है? आयन प्रत्यय, यण प्रत्यय, आयण प्रत्यय। तो आयन प्रत्यय हो जाएगा, रामायण में आयन प्रत्यय हो जाएगा। शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है, देखते हैं इसमें से। आज दिन सबसे अच्छा है, आज का दिन हो सकता था, आज दिन सबसे अच्छा है, चलो ये तो सही है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? तो इसमें से हम मिस्टेक खोजते हैं। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, ये सही हो जाएगा, ये जो है फालतू का लिखा गया है। समय अगर ये नहीं होता तो ये भी सही हो जाता। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूँ, क्योंकि प्रातः काल बता दिए हैं तो समय का बताने कोई औचित्य नहीं है कि मैं प्रातः काल 6 बजे जाता हूँ, तब हो सकता था। निम्न में से कौन सा अनाथ का विलोम शब्द है? तो अनाथ का भी ऊपर देखे हैं, सनाथ हो जाएगा। इसमें से का ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर का प्रश्न है। 73 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? का देखते हैं, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है। ख मेरे हाथ खुजलाते हैं। ग राम अपने को सुधार रहा है। तो इसमें से देखो, ये स्वयं के लिए हो गया, ये भी स्वयं के लिए होगा। ये जो है प्रेरणार्थक है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, तो इसमें का ऑप्शन सही हो जाएगा। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, यह किसका कथन है? देवनागरी जो है दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, तो मानना पड़ेगा देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है। तो यह यह किस विचारक का कथन है? तो आइए देखते हैं।
12 खड़ी का जो वो दिए थे, सुझाव दिए थे, काका कालेकर ने दिया था। और हिंदी में एक शब्द होता है देवनागरी की, जो एक का जो शब्द होता है उसका प्रयोग हरिजन से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो इस ये कथन जो है वैसे बता दे रहे हैं, श्याम सुंदर राहुल सांकृत्यायन का है। गरीब के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? गरीब के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक का ऑप्शन सही हो जाएगा, खा ऑप्शन। कोई भी शासक अपने प्रभुत्व जमाने के लिए जनता में एकता नहीं चाहता है, इसीलिए अंग्रेज ने भारत में राज करने के लिए सर्वप्रथम यहाँ की एकता को खंडित किया, सनातन मूल्यों, आदर्शों और प्रतिमानों को नष्ट कर दिया, भारत की वैज्ञानिक संस्कृति के प्रति सुनियोजित तरीके से अनास्था के भाव उत्पन्न किए, भोली भाली जनता को बहकाया, उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। अपनी इन्हीं कुटिल नीति के कारण अंग्रेज लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन करते रहे। साथ ही भारत में धर्म और जातियों के बीच दंगा भड़काते रहे। अंततः भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भी वे अखंडता को समाप्त करके ही गए। भारत का विभाजन अंग्रेजों की कुटिल नीतियों का ही हिस्सा है। अंग्रेजों ने आज़ादी के पूर्व जो आग लगाई थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसमें हम आज भी झुलस रहे हैं। इसीलिए हमें जाति धर्म क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी तत्कालीन में ऑपरेशन सिंदूर को आप देख लिए होंगे, ये भी अंग्रेज़ों की जो करामात है, नहीं तो ऐसा कर्म काहे मिलता पाकिस्तान को। सही भी है, बलूचिस्तान पर कब्जा हो जाना चाहिए भारत का। कौन अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जनता में एकता नहीं चाहता है? तो शासक, जाहिर सी बात है, चाहे वर्तमान के शासक देख लो। इस पैसेज के हिसाब से खा सही हो जाएगा। भारत में एकता खंडित क्यों की? जाहिर सी बात है, भारत के विकास के लिए नहीं, भारत को विकसित बनाने हेतु नहीं, भारत में राज करने हेतु। हाँ, ये सही है, गा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? अंग्रेज़ों ने भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 300 वर्ष, लगभग 200 वर्ष, लगभग 100 वर्ष। तो लगभग 200 वर्षों से किया, ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 79। अंग्रेज़ों ने भारत में कौन सी नीति अपनाई? तो अंग्रेज़ों ने भारत में कौन सी नीति अपनाई? संगठित रहो, एकत्रित रहो, आगे बढ़ो। तो इस कोई भी फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, जिसमें से अड़ा ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें से कोई नहीं। हमें किससे ऊपर उठकर रहना चाहिए? तो हमें जो है जाति धर्म और क्षेत्रवाद सभी से उठकर ऊपर रहना चाहिए इस पैसेज के हिसाब से। तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको ये प्रयास कैसा लगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो आगे के जो भी सेट हैं हम उनको भी कराने का प्रयास करेंगे। और किसी भी स्पेशल हिंदी के टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम उसको जल्द ही उस पर वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, नमस्कार, जय बिहार।